हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये रहेगी हमारी सेकंड मैराथन क्लासेस। यदि आपने फर्स्ट मैराथन क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए। सीडीपी एपीएस सीडीपी मैराथन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें सारी क्लासेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की मैराथन क्लासेस को। क्वेश्चंस का लेवल वही रहेगा, इजी क्वेश्चन भी है, टफ क्वेश्चन भी है एंड मॉडरेट क्वेश्चन भी है। 100 क्वेश्चंस को हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और आप देखिएगा कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चंस बन पा रहे हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल में पार्ट ए, जो कि पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी सभी के लिए कॉमन है, जिसमें 24 मार्क्स की सीडीपी आ रही है। अगर आप ये सारी मैराथन क्लासेस कर लेते हैं तो 24 में से आप 20 to 20 क्वेश्चंस आराम से लगा पाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो क्वेश्चंस पीआरटी में ओनली इंग्लिश में आते हैं, हिंदी में आपको क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो हिंदी सिर्फ मैंने यहाँ पे इसलिए रखी है कि अगर आपको कोई जो बच्चे हिंदी मीडियम के जिन्हें इंग्लिश में क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आते तो उनके जस्ट उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। लेकिन आप हिंदी मीडियम वाले भी कोशिश करें कि इंग्लिश में ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सनालिटी प्रोजेक्टिव मेथड ऑफ मेजरमेंट। प्रोजेक्टिव मेथड कौन सी नहीं है पर्सनालिटी को मेजर करने की? इंक ब्लॉट टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट या फिर फिजिकल टेस्ट। देखिए यहाँ पर जो इंक ब्लॉट टेस्ट है ये आपका पर्सनालिटी का प्रोजेक्टिव मेथड आता है, के अंतर्गत आता है। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट भी प्रोजेक्टिव मेथड है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट भी प्रोजेक्टिव मेथड है, लेकिन फिजिकल टेस्ट किसी भी प्रकार से प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है, प्रोजेक्टिव मेथड नहीं है। सो यही इसका आंसर रहेगा क्योंकि नोट पूछा गया था। अगर मैं बात करूं प्रोजेक्टिव मेथड कौन सी होती है, प्रोजेक्टिव मेथड ऐसी मेथड होती है जिसमें आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आपसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर उनके आप आंसर किस तरह से दे रहे हो इसके आधार पर यह पता लगाया जाता है कि आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या चल रहा है। इंक ब्लॉट टेस्ट में कुछ स्याही के धब्बे दिखाए जाते हैं, उन धब्बों को देखकर आपको एक बताना आता है कि आपको क्या दिख रहा है, उसके आधार पर पता किया जाता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में अधूरे सेंटेंस दिए जाते हैं जिन्हें आपको पूरा करना होता है। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट में आपको कुछ कार्ड्स दिए जाते हैं जिनमें कुछ चित्र बन रहे होते हैं, कुछ पिक्चर्स होती हैं। इन पिक्चर्स को देखकर आपको कोई स्टोरी बताना होता है जिससे पता चलता है कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, उसी से आपकी पर्सनैलिटी को मेजर किया जाता है। तो ये तीनों ही प्रोजेक्टिव मेथड है, जबकि फिजिकल टेस्ट प्रोजेक्टिव मेथड नहीं है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप्स? अर्ली चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस या फिर एडल्टहुड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पीयर ग्रुप्स। अपने पीयर ग्रुप्स के एक्टिव मेंबर्स बच्चे बनते हैं एडोलेसेंस में। अगर हम गैंग एज की बात करें, गैंग एज कौन सी होती है जिसमें बच्चे गैंग में रहते हैं, तो वह एज होती है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में बच्चे ग्रुप्स में रहते हैं, लेकिन वो ग्रुप्स ऐसे होते हैं वो कभी भी टूट जाते हैं। बच्चों में आपस में लड़ाई होती है, ग्रुप्स टूट जाते हैं, फिर दोबारा बढ़ जाते हैं। लेकिन एडोलेसेंस में ऐसे ग्रुप बनते हैं जो कभी टूटते नहीं हैं। तो यहाँ पर बच्चे एक्टिव मेंबर बन जाते हैं अपने ग्रुप के। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, एडोलेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्निंग थ्योरी? कंसेप्चुअलिज्म, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म। ये तीनों ही लर्निंग थ्योरी के अंदर आती हैं। बिहेवियरिज्म में हमारे स्किनर, थॉर्नडाइक, पवला, बेंडूरा ये लोग आ जाते हैं। कॉग्निटिविज्म में ब्रूनर आ जाएंगे एंड कंस्ट्रक्टिविज्म में हमारे पियाजे, वाइगोस्की ये लोग आ जाएंगे। लेकिन कंसेप्चुअलिज्म जैसी कोई सी भी नहीं होती है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इसकी कोई भी लर्निंग थ्योरी नहीं दी गई। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट साइकोमोटर एक्टिविटी ऑफ अ चाइल्ड? कौन सी बच्चे की साइकोमोटर एक्टिविटी नहीं है? साइकोमोटर एक्टिविटी मतलब कि जिसमें कोई भी फिजिकल वर्क हो रहा हो, कोई भी फिजिकल वर्क या फिजिकल एक्टिविटी हो रही हो। अगर बच्चा खेलेगा तो उसमें फिजिकल एक्टिविटी होगी ही। थ्रो द बॉल, इसमें भी फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है। राइट में भी जो हैंड्स है इसकी फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है। लेकिन थिंकिंग के लिए आपको किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत नहीं होती। जो थिंक है ये हमारे माइंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और माइंड के अंदर ये किसका पार्ट हो जाएगा? ये आ जाएगा आपके कॉग्निटिव का पार्ट, कॉग्निटिव डोमेन का पार्ट अगर कहा जाए तो। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, स्टूडेंट्स शुड बी एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एज अ दैट रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर टू प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। स्टूडेंट्स को लर्निंग प्रोसेस में किस तरह शामिल होना चाहिए जो कि उनके सब्जेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को एनहेंस करें? कम्युनिकेशन एक्सपीरियंसेस, कॉन्टेक्चुअलाइज एक्सपीरियंसेस,
टास्क एक्सपीरियंसेस या फिर कोलेब्रेशन एक्सपीरियंसेस। कोलेब्रेशन वर्किंग अच्छा रहता है, लर्निंग ठीक ठाक होती है, लेकिन यहाँ पर हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड स्किल्स को एनहेंस करना है, तो उसके लिए हमें उनके कॉन्टेक्चुअलाइज्ड एक्सपीरियंस का यूज करना होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट रिप्रेजेंट एन एट्रीब्यूट ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ को कौन सा प्रेजेंट नहीं करता है। देखिए दो चीज होती है, एक ग्रोथ होता है और एक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जो आपकी ग्रोथ होती है वह क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, बिल्कुल सही है, जबकि जो आपका डेवलपमेंट होता है वह होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ होता है ये। ठीक है, तो ये आपका क्वालिटेटिव भी रहेगा एंड क्वांटिटेटिव भी रहेगा। इट इज नॉट मेजरेबल, ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है, ठीक, और जो डेवलपमेंट है उसे मेजर नहीं किया जा सकता। इट इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग, ये बात भी सही है कि ग्रोथ जो है वह एक मिनट ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है, ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है, डेवलपमेंट को मेजर नहीं किया जा सकता है। इट इज ए लाइफ लॉन्ग, बिल्कुल ठीक है। इट ओनली शोज फिजिकल डेवलपमेंट, ये भी सही है। तो इस तरफ जो राइट वाले निशान लगे हुए हैं ये तीनों ग्रोथ को लेकर सही है, लेकिन ये वाला ग्रोथ को लेकर गलत है। ये पॉइंट लिखा हुआ है डेवलपमेंट को लेकर, क्योंकि ग्रोथ जो होती है वो ओनली फिजिकल एस्पेक्ट में बताती है। आपका वेट, आपका साइज जो है वो आपकी ग्रोथ को दर्शाता है कि मेरा वेट इतना है, मेरा हाइट इतनी है, तो ये आपकी ग्रोथ के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। और हम इसे मेजर कर सकते हैं कि यार मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, या फिर मेरा वेट 55 kg है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स में बी रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, अब ये डेवलपमेंट के किस प्रिंसिपल के अंदर आएगा। स्टूडेंट डेवलप्स एट डिफरेंट रेट, ये प्रिंसिपल तो ये बोलता है कि जो बच्चे हैं वे अलग अलग रेट से डेवलप होते हैं, मींस किसी का विकास थोड़ा तेज हो जाएगा, किसी का थोड़ा धीमा होगा। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, ये बात बिल्कुल ठीक है। डेवलपमेंट ऑर्डरली होता है, इसका मतलब डेवलपमेंट एक सिस्टमेटिक तरीके से होगा। डेवलपमेंट लीड्स टू ग्रोथ, ये अलग प्रिंसिपल है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेट्रोनॉमी टू ऑटोनॉमी, ये अलग तरह का प्रिंसिपल है, जिसमें हेट्रोनॉमी मतलब पहले बच्चा दूसरों पे डिपेंडेंट होता है, फिर वे ऑटोनोमस हो जाता है, मतलब कि खुद काम अपने सारे काम अपने खुद ही करने लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इन साइंस प्रैक्टिकल बॉयज जनरली टेक कंट्रोल ऑफ apparatus एंड गर्ल्स टू रिकॉर्ड डाटा और बॉस वास यूटेंसिल्स, दिस टेंडेंसी रिफ्लेक्ट्स दैट। साइंस प्रैक्टिकल में ये हो रहा है कि जो बॉयज हैं वो तो एपरेटस को कंट्रोल कर रहे हैं, बीकर हो सकता है, फिनल हो सकता है, इन सबको टेस्ट ट्यूब जो है इनको कंट्रोल कर रहा है, और गर्ल्स से बोला है कि आप ओनली डाटा को रिकॉर्ड करो और जो बाद में ये जो आपके यूटेंसिल्स से रहेंगे जो भी वहाँ पे यूज हुए हैं उनको धोने का काम दे दिया। अब ये क्या बताता है, गर्ल्स विंग डेलिकेट प्रेफर सच लेस एनर्जी कंज्यूमिंग वर्क, गर्ल्स को ऐसे काम पसंद है जिसमें कम एनर्जी लगती हो, तो ये तो गलत है। गर्ल्स आर एक्सीलेंट ऑब्जर्वर एंड रिकॉर्ड डाटा फ्लॉलेसली, ये ठीक है, लेकिन बॉयज भी कर सकते हैं। स्टीरियोटाइपिंग ऑफ मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन रोल टेक प्लेस इन स्कूल ऑल्सो, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन के जो रोल्स हैं ये स्कूल में भी हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। बॉयज कैन हैंडल इक्विपमेंट्स मोर एफिशिएंटली एज दे आर नेचुरली एंडोव्ड फॉर डूइंग सच थिंग्स, ये कुछ ऐसा नहीं है कि यार बॉयज को ऐसी चीजें करने के लिए वे नेचुरली ही अडेप्ट हैं, तो ऐसा नहीं है, गर्ल्स भी कर सकती हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा कि इस तरह की जो स्टीरियोटाइपिंग है ये हमें क्लासेस में भी देखने के लिए मिल जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल इज कैटेगराइज्ड बाय गिविंग नो रूल्स और स्ट्रक्चर टू चिल्ड्रन। बच्चों को किसी भी तरह का रूल नहीं दिया जाता है, किसी भी तरह की संरचना या बताया नहीं जाता कि आपको इस तरह से काम करना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे। देखिए एक होता है अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग। अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग में पेरेंट्स बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उन्हें कुछ मतलब नहीं होता पेरेंट्स को, तो वो अनइन्वॉल्व्ड होती है। एक परमिसिव होती है जिसमें कोई नियम नहीं बनाया जाता कि आपको इतने बजे घर पर आना है, इतने घंटे पढ़ना है, या आप यहाँ नहीं जा सकते वहां नहीं जा सकते, ऐसे किसी भी प्रकार के रूल नहीं होते परमिसिव के अंदर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर आती है आपकी ऑथोरिटेटिव। ऑथोरिटेटिव में रूल्स तो बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं बच्चों से इसके बारे में डिस्कस भी किया जाता है। रूल्स बनाए जाते हैं, बच्चों से इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन ऑथोरिटेरियन में
रूल्स बनाकर बच्चों के ऊपर थोप दिए जाते हैं। रूल्स बच्चों के ऊपर थोप देंगे कि ये रूल आपको फॉलो करना है तो करना ही करना है, 4 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही पढ़ना है, शाम को 7 बजे से पहले घर के अंदर आना है तो आना ही आना है, फिर आपकी बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी। तो ये ऑथोरिटेरियन है। ये वाली जो पेरेंटिंग है इसे बेस्ट माना जाता है ऑथोरिटेटिव को, एंड ऑथोरिटेरियन को वर्स्ट माना जाता है, सबसे बेकार माना जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, नॉलेज ऑफ विच विल बी मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर टीचर डीलिंग विथ अ क्लास कंपेरिजन स्टूडेंट्स ऑफ मिक्स एज ग्रुप। अब मिक्स एज ग्रुप के बच्चों के साथ टीचर को डील करना है तो किसका नॉलेज टीचर को होना चाहिए? उनके कल्चरल बैकग्राउंड का, डेवलपमेंट स्टेजेस का, ऑक्यूपेशंस ऑफ देयर पेरेंट्स, या फिर सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड। बच्चों के सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से टीचर का कोई लेना देना नहीं है, उनके पेरेंट्स क्या करते हैं बाहर में जाओ। कल्चरल बैकग्राउंड हो सकता है और डेवलपमेंट स्टेजेस भी हो सकता है। अब यहाँ पर बच्चे मिक्स एज ग्रुप के, ठीक है, अगर मिक्स एज ग्रुप की जगह लिखा होता मिक्स कम्युनिटी लिखा होता तो फिर हम कल्चरल बैकग्राउंड की तरफ चले जाते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है मिक्स एज ग्रुप तो हम जाएंगे डेवलपमेंट स्टेजेस की तरफ। टीचर को पता होना चाहिए कि किस स्टेज में बच्चे का विकास किस तरह का होता है, ठीक है। जैसे कि पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हुई हैं तो टीचर को पता हो कि हर स्टेज में बच्चे की क्या क्वालिटीज होती हैं, किस तरह से उसका संज्ञान या उसका जो कॉग्निशन है वह काम कर रहा होता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। 1 मिनट रुकिएगा, ओनली 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या आ रहा है? 2 ही आ रहा है, सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एडोलेसेंट्स में एक्सपीरियंस, किशोर अनुभव कर सकते हैं, किस तरह का अनुभव करते हैं जब हम एडोलेसेंस में होते हैं? फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन अबाउट लाइफ, इस ये तो ओल्ड एज में जाके पता चलता है कि हम लाइफ को लेकर सेटिस्फाई हैं या नहीं है। एंजाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्फ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि खुद के बारे में हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी या चिंता होती है, बहुत ज़्यादा हम टेंशन में रहते हैं, यार मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बातें लोगों को अच्छी लगती हैं नहीं लगती हैं, ये सारी चीज़ें। फीलिंग ऑफ फियर अबाउट सिन कमिटेड इन चाइल्डहुड, बचपन में किए गए पापों के लिए डर होता है, तो ऐसा कुछ तो नहीं होता है। फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये तो ओल्ड एज में जाकर आएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। एंजाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्व्स, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द थ्योरिस्ट्स whose theory talk about teaching machine and programmed learning system। टीचिंग मशीन एंड प्रोग्राम्ड लर्निंग सिस्टम के बारे में जो बताया है वह बताया है स्किनर ने। स्किनर की थ्योरी का नाम हमें याद रखना है जो कि है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी प्रयोग करा है रेट पर। कोहलर की थ्योरी कौन सी है? इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी, ठीक है। पेवलव की थ्योरी कौन सी? पेवलव की थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग। और एरिक एरिक्सन की है साइकोसोशल थ्योरी, ठीक है। तो इस तरह से इन सबकी अपनी अपनी थ्योरीज है। राइटिंग थोड़ी सी खराब है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा सही तरीके से मैच है? फिजिकल डेवलपमेंट में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही रोल रहता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी आपकी मैच्योरेशन एंड हेरिडिटी एनवायरनमेंट सबका रोल रहेगा, तो इनको हम करेक्ट नहीं मान सकते। सोशल डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट का मेन रोल होता है। इमोशनल डेवलपमेंट में आपकी मेच्योरिटी एंड आपका एनवायरनमेंट सब कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन जो आपका सोशल डेवलपमेंट है इसमें पूर्णतः एनवायरनमेंट का ही रोल रहता है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा, उसी तरह से आप सोशली डेवलप होगे। अच्छे लोग रहते हैं तो आपका नेचर उसी तरह से का हो जाएगा समाज को लेकर, और यदि आप अच्छे समाज में नहीं रहते तो आपका नेचर फिर उसी तरह का हो जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अदर ऑप्शंस। अच्छा, कौन से अदर ऑप्शन से जुड़ा हुआ नहीं है? ऑर्गेनाइजिंग क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है। टेकिंग फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट, कंडक्टिंग क्विज, मॉडलिंग द स्किल ऑफ सेल्फ असेसमेंट। देखो अगर हम यहाँ पर इन तीनों की बात करें, ऑर्गेनाइजिंग क्वेश्चन आंसर सेशन, यहाँ पर असेसमेंट लिया जा रहा है। टेकिंग फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये भी असेसमेंट से जुड़ा हुआ है। कंडक्टिंग क्विज, ये भी असेसमेंट से जुड़ा हुआ है। मॉडलिंग
द स्किल ऑफ सेल्फ असेसमेंट, यहां पर चल रही है लर्निंग, ठीक है, बच्चों को खुद का असेसमेंट करना सिखाया जा रहा है, इसकी स्किल को समझाया जा रहा है, तो यहां पर चल रही है एक तरह से लर्निंग और यहां पर चल रहा है असेसमेंट, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा अलग है बाकी तीनों से, ठीक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है क्रिएटिविटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्रिएटिविटी किसकी विशेषता है या क्रिएटिविटी की विशेषता क्या है? फोटोग्राफिक मेमोरी का क्रिएटिविटी से कोई लेना देना नहीं है। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी की विशेषता है। इंट्रोवर्ट का क्रिएटिविटी से कोई लेना देना नहीं है और फास्ट लर्निंग का भी लेना देना नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 डाइवर्जेंट थिंकिंग। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 Which of the following statements supports role of environment in the development of a child? Environment का रोल क्या होता है बच्चे के डेवलपमेंट पर? Some students quickly process information while other in the same class do not. कुछ बच्चे बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, तो यहाँ पे एनवायरमेंट का कुछ रोल आया नहीं। There has been a steady increase of students' average performance on IQ test in last few decades. लास्ट 5 डेकेड्स में बच्चों का जो एवरेज आईक्यू है थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, इसे हम बोलते हैं फ्लिन, ये होता है फ्लिन इफेक्ट। फ्लिन इफेक्ट एक फ्लिन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये इफेक्ट दिया हुआ था। ये बोलते हैं कि एवरी 10 ईयर्स बाद जो एवरेज आईक्यू है स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एनवायरनमेंट में परिवर्तन आता है, उसी की वजह से हर 10 साल में थोड़ा सा हमारा आईक्यू बढ़ जाता है। Correlation IQ of identical twins raised in different home is as high as 0.75। अगर हम आइडेंटिकल ट्विंस के IQs की बात करें तो ये जुड़ जाता है हमारा हेरिडिटी से। फिजिकली फिट चिल्ड्रन आर ऑफन फाउंड टू बी मोरली गुड, फिजिकल फिट हमें ज्यादातर मोरली गुड पाए जाते हैं, ये तो बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? Genetic makeup impact responsiveness of an individual to quality of the environment। बिल्कुल ठीक बात है कि ये जो जेनेटिक मेकअप है ये इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि बच्चा एनवायरनमेंट में किस तरह से चीज़ों को अडेप्ट करेगा या उन किस तरह से बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल किसी के पेरेंट्स फिट हैं बहुत ज़्यादा और उस बच्चे को अगर उसकी हेरिडिटी में ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं तो एनवायरनमेंट उसे मिलेगा तो वह खुद फिट हो जाएगा। और जो बिल्कुल भी फिट नहीं है, मतलब जिसके पेरेंट्स ही बिल्कुल फिट नहीं है, तो वह बच्चा ही फिट नहीं हो पाएगा अच्छा एनवायरनमेंट मिलने के बाद भी। अडॉप्टिव चिल्ड्रन प्रोसेस सेम IQ एज देयर अडॉप्टिव सिबलिंग्स, तो ये तो ठीक गलत है। सिबलिंग्स एंड अडॉप्टिव चिल्ड्रन दोनों के IQ अलग अलग हो सकते हैं। एक्सपीरियंस डज नॉट इन्फ्लुएंस ब्रेन डेवलपमेंट, एक्सपीरियंस तो बहुत मेन रोल प्ले करेंगे। इंटेलिजेंस रिमेन अनइफेक्टेड बाय द स्कूलिंग, स्कूलिंग से इंटेलिजेंस का कोई लेना नहीं है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इंटेलिजेंस अच्छी हो सकती है अगर बच्चा अच्छे स्कूल में जाए, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17 The inclusion of children with disabilities in classroom is now a worldwide trend। Inclusion of students with disabilities, जो बच्चे हैं जिनको डिसेबिलिटीज है उनको किस क्लास में रखने का, किस तरह के स्कूलों में रखने का एक ट्रेंड चल रहा है। स्पेशल स्कूल, मिडिल स्कूल, रेगुलर स्कूल या फ्लिप स्कूल। सो राइट आंसर इज रेगुलर स्कूल। इंक्लूसिव एजुकेशन बात ही यही करता है कि बच्चा कैसा भी हो, बट डिसेबिलिटीज हो या फिर किसी भी तरह की उसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज हो, उसे रेगुलर स्कूल में ही पढ़ाओ, भले वो गिफ्टेड भी हो तो उसे भी रेगुलर स्कूल में पढ़ाओ। तो इन सब के लिए चलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। और ये टीचर की जिम्मेदारी है कि हर तरह की बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। हालांकि इन लोगों के लिए स्पेशल स्कूल भी होते हैं, गिफ्टेड बच्चों के लिए अलग स्पेशल स्कूल बने हुए होते हैं, जो डिसेबिलिटीज वाले पर्सन है इनके लिए अलग स्कूल बने होते हैं, लेकिन इनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, जैसे अन्य लोग विकसित होते हैं उसी तरह से इनका भी विकास हो, इसलिए कोशिश करते हैं कि इनको भी रेगुलर स्कूल में ही पढ़ाया जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 अकॉर्डिंग टू पियाजेस स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद, सेंसरी मोटर स्टेज किससे एसोसिएटेड है, किससे जुड़ी हुई है? इमिटेशन होता है, मेमोरी बच्चा डेवलप करने लगता है, मेंटल रिप्रेजेंटेशंस भी बनाने लगता है, ठीक है। एबिलिटी टू सोल्व प्रॉब्लम इन लॉजिक फैशन, लॉजिक फैशन तो आपकी कॉन्क्रीट और फॉर्मल की विशेषता हो जाएगी। एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज ऑप्शन, ये आपकी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज की हो जाएगी। कंसर्न अबाउट सोशल इशू, ये भी आपकी
फॉर्मल की हो जाएगी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यही एक ऐसी क्वालिटी है जो सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे के अंदर रहेगी। क्वेश्चन नंबर 20 है, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग जजमेंट्स अबाउट क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड। देखिए थिंकिंग प्रोसेस को क्या बोलेंगे, जब बच्चा ये जज कर रहा है कि जो क्वेश्चन है वह सही है या फिर गलत है, ठीक है, मतलब कि हिंज को दवाई चोरी करना चाहिए था या फिर नहीं करना चाहिए था, तो इसे हम बोलेंगे मोरल रीजनिंग। और अगर बच्चा इन दोनों में कंफ्यूज हो तो फिर मोरल डिलेमा हो जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू पियाजे's cognitive theory of learning the process by which the cognitive structure is modified is called। cognitive structure को यहाँ पर मॉडिफाई करने की बात हो रही है। अगर cognitive structure को मॉडिफाई कर रहे हैं तो वहां पर हो रहा है accommodation। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, द डेवलपमेंट स्टेज इन एरिक एरिक्सन्स थ्योरी विच ऑकर्स फ्रॉम 1 to 3। 1 से 3 साल के बीच कौन सी स्टेज होती है? आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी डिफ्यूजन, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, या फिर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। एरिक एरिक्सन की थ्योरी के अनुसार जो ऑटोनॉमी वर्सेस सेम है ये आती है 1 to 3 ईयर्स में, यानी जब बच्चा 1 से 3 साल का होता है तब वह खुद हर काम खुद करना चाहता है। और अगर आप उसको हर काम खुद से करने देते हो, जैसे कि चीज़ों को उठाना पटकना करना, तो बच्चे के अंदर एक तरह से ऑटोनॉमी डेवलप हो जाती है कि मैं खुद कुछ कर सकता हूँ। और अगर आप उसे हर काम के लिए बार बार टोकते हो कि ये मत करो वो मत करो, तो उसके अंदर एक तरह से शर्मिंदगी आ जाती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो 1 से 3 साल का बच्चा जो होता है वो ऑटोनॉमी वर्सेस सेम फेज में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, हेल्पिंग लर्नर्स रिकैपिचुलेट और रिकॉल व्हाट दे हैव ऑलरेडी लर्नड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज। बच्चे ने जो पहले से रखा हुआ है उसको रिकॉल करना इंपॉर्टेंट है। क्यों? इट इज अ कन्वेंशियल बिगिनिंग ऑफ एनी क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। तो ऐसा कुछ नहीं है। रिलेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू प्रीवियर नॉलेज एनहेंस लर्निंग, ये बात ठीक है कि नई जानकारी को अगर आप उसके प्रीवियर नॉलेज से कनेक्ट कर दोगे, रिलेट कर दोगे, तो ये उसकी लर्निंग को बढ़ाएगा। इट इज एन इफेक्टिव वे ऑफ रिवाइजिंग ओल्ड लेसन, ये गलत है। इट एनहेंस द मेमोरी ऑफ लर्नर्स देयर बाय स्ट्रेंथनिंग लर्निंग, तो ये भी कोई खास नहीं है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। बाकी से हो सकते थे बट सेकंड सबसे ज्यादा सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फीचर ऑफ लर्निंग। हम इसमें से किसी लर्निंग का फीचर नहीं कह सकते। लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट मेडिएट बिहेवियर, बिल्कुल ठीक है, बिहेवियर में मेडिएट होती है लर्निंग, मतलब कि बिहेवियर पर ही डिपेंड होती है, बिहेवियर की यहाँ पर मेन रोल होता है। लर्निंग इज समथिंग दैट ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ सर्टेन एक्सपीरियंसेस, ये बात भी ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस के बाद ही तो लर्निंग होती है। स्टडी ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग, स्टडी ऑफ बिहेवियर इज नॉट लर्निंग, लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर। सो राइट आंसर, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अनलर्निंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग, ये भी ठीक है, जब हम कुछ नहीं सीख रहे होते हैं यह भी एक तरह से लर्निंग का पार्ट है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी द बेसिक इंस्टिंक्ट्स आर फाउंड इन द। साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी है जिसमें उन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो की बात करी है। और जो आपकी बैलेंस पर्सनालिटी है, बैलेंस पर्सनालिटी मीन्स आपका जो ईगो है वह बैलेंस है, यानी ईगो स्ट्रांग है आपका। अगर आपका ईगो स्ट्रांग है तो आप बैलेंस पर्सनालिटी वाले पर्सन हो। इड और सुपर ईगो वाले अनबैलेंस्ड होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी द बेसिक इंस्टिंक्ट्स आर फाउंड, जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं जिसमें हमारी हंगर, थ्रस्ट, ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो ये किसके अंदर होती हैं? अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस या सुपर कॉन्शियस। सुपर कॉन्शियस जैसा कुछ होता नहीं है, ये सारी चीजें आती हैं हमारी अनकॉन्शियस के अंदर। हमारी पर्सनालिटी जो है, हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड, ठीक। तो जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट होते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। 26, व्हेन प्रीवियस लर्निंग मेक नो डिफरेंस एट ऑल टू द लर्निंग इन अ न्यू सिचुएशन इट इज कॉल्ड। अगर प्रीवियस लर्निंग न्यू लर्निंग में बिल्कुल भी
इंटरफेयर नहीं कर रही है तो इसे हम किस तरह की लर्निंग बोलेंगे? इसे हम बोलते हैं जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, पहले जो सीखा अब जो सीख रहे हो दोनों एक दूसरे से अलग हैं, तो इसे जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुकिंग कुकिंग करना सीखना और कार ड्राइविंग सीखना, ठीक है, कुकिंग एंड कार ड्राइविंग दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा। ठीक है, और अगर मैं आपको बात करूं, आपको साइकिल आता है, साइकिल से आप बाइसिकल चलाना सीखते हो, तो यहाँ पर पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। लैंग्वेज के केस में नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाता है, जैसे कि किसी बंदे को हिंदी अच्छे से आती है, अब वह इंग्लिश सीखना चाह रहा है, तो हिंदी का सीखना उसे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इंग्लिश सीखने में, क्योंकि वे यूज टू है हिंदी बोलने में, तो इंग्लिश बोलने में वह खिचकिचाएगा, बार बार हिंदी के वर्ड्स माइंड में आएंगे, तो वहां पर हम कह सकते हैं नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग चल रही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, द इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले इन एजुकेशन वाज मेंशन्ड बाय। खेलों की भूमिका को इंपॉर्टेंस किसने दी है? तो ये दी हुई है भूमिका इंपॉर्टेंस एरिस्टोटल ने। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। काफी लोगों ने इसके बारे में बात करी, लेकिन एरिस्टोटल ने पहले बात करी थी, इसलिए उनका नाम आ जाएगा। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग की प्रोसेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हेरिडिटी ऑफ चाइल्ड, स्टाइल ऑफ लर्निंग, एग्जामिनेशन रिजल्ट ऑफ द चिल्ड्रन, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन। इकोनॉमिक कंडीशन से हमें कोई लेना देना नहीं है, बच्चे की इकोनॉमिक कंडीशन कुछ भी हो सकती है। एग्जामिनेशन रिजल्ट्स से भी कुछ मतलब नहीं है। अब आता है हेरिडिटी, फिर आता है स्टाइल ऑफ लर्निंग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टाइल ऑफ लर्निंग। हेरिडिटी से हमें मतलब नहीं कि बच्चे के माता पिता कैसे रहे हैं, हमें तो बच्चे को बेहतर बनाना है। स्टाइल ऑफ लर्निंग कुछ ऐसे होते हैं जो विजुअल लर्नर होते हैं, जो देखकर सीख जाते हैं, कुछ करके चीजों को सीखते हैं, कुछ लोग देखकर सुनकर सीख रहे होते हैं। तो बच्चे की स्टाइल ऑफ लर्निंग क्या है, इसको पहचानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये समझ जाते हो तो आप बच्चे को उस तरह से लर्निंग प्रोवाइड कराते हो और बच्चे की लर्निंग हो जाती है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 29, प्रिंसिपल ऑफ री इन्फोर्समेंट इज एसोसिएटेड विथ। री इन्फोर्समेंट का प्रिंसिपल किससे जुड़ा हुआ है? पेवलव, थॉर्नडाइक, कोलबर्ग या फिर स्किनर। तो री इन्फोर्समेंट की बात किसने करी थी? स्किनर ने करी थी। एक और याद रखिएगा, हल। अगर हल लिखा हो तो आपको हल टिक करना है, हल ना दिया हो तो आपको स्किनर टिक करना है, क्योंकि रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो दी थी वो हल ने दी थी, फिर इसे अपनी थ्योरी में यूज करा था स्किनर ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बाकी के बारे में हम बात कर चुके हैं। पेवलव की आपकी थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, थॉर्नडाइक की थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, एंड कोहलबर्ग की थी इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। Presence of identical elements between already learned skill and new skill result in। आइडेंटिकल एलिमेंट है जो आपने पहले सीखा हुआ है और नया सीखा हुआ है, जैसे साइकिल चलाना और बाइसिकल चलाना, तो इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव ट्रांसफर। साइकिल चलाना सीखना हेल्प करता है आपको बाइसिकल में, बाइक में, सॉरी बाइसिकल नहीं, बाइक को सीखने में। साइकिल का ही तो इंग्लिश बाइसिकल है। 31 है, अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय एस्पेक्ट ऑफ आवर बिहेवियर। जो अफेक्टिव डोमेन है वे जुड़ा होता है हमारी फीलिंग से। जो हमारी थिंकिंग है वो आती है कॉग्निटिव डोमेन के अंदर, और जो हमारी साइकोमोटर है, साइकोमोटर डोमेन के अंदर आता है डूइंग एस्पेक्ट, जिसमें हमारे हाथ पैर चल रहे होते हैं। ठीक, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, आईसीटी कैन इंक्रीजेस इन इंक्लूसिव एजुकेशन। आईसीटी से क्या बढ़ता है? इक्विटी बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। एफिशिएंसी बढ़ती है, एक्सेस भी बढ़ता है, हर व्यक्ति के पास अच्छी से अच्छी एजुकेशन पहुंच जाती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस इन द सोशल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी ऑफ बेंडूरा। बेंडूरा की सोशल ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी है, उसकी कौन सी एक प्रोसेस है? रिफ्लेक्शन, रिटेंशन, रिपीटेशन या फिर रिकॉन्सेप्चुलेशन। देखिए जो बेंडूरा है, इन्होंने अपनी थ्योरी में बात करी सबसे पहले अटेंशन की, अटेंशन के बाद बात करी इन्होंने रिटेंशन, अटेंशन रिटेंशन, फिर उन्होंने बात करी प्रोडक्शन, प्रोडक्शन या फिर हम इसे रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, और फिर उन्होंने बात करी मोटिवेशन।
ठीक है। चीज की तरफ सबसे पहले आपकी अटेंशन होना चाहिए, फिर आपने जो भी आपकी अटेंशन रही आपको उसको रिटेन करना होता है, फिर जो आपने रिटेन करा उसको आप रिप्रोड्यूस करो, और रिप्रोड्यूस करने के बाद आपको मोटिवेशन होना चाहिए। अगर ये चारों चीजें हैं तभी आप चीजों को सीख सकोगे, कुछ भी नया सीख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बार एक एग्जाम्पल बताया था केक का। कोई व्यक्ति है जो केक बनाना सीखते हैं, तो वह यूट्यूब पे मान लो कोई वीडियो देखता है, तो वीडियो देखने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहेगी उसकी अटेंशन, कि उसने कितनी अटेंशन के साथ वीडियो को देखी, कि कौन सी चीज कितनी क्वांटिटी में उस केक बनाने के लिए लेना है। ठीक, अब अटेंशन के बाद उसके माइंड में वो सारी चीजें उसी क्वांटिटी में रह गई हैं। अब सारी चीजें उसके माइंड में क्वांटिटी में रह गई, क्या क्या सामग्री किस किस क्वांटिटी में लगेगी, फिर वो क्या करेगा, उसको बनाकर देखेगा। अगर बनाकर देखता है और जो केक है वह अच्छा बन जाता है, सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, तो उसको आएगा मोटिवेशन, अब और भी अच्छी अच्छी चीजें वहां पे बनाना सीखेगा। तो ये है हमारी वेंडुरा की सोशल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। कौन सा ऑप्शन हमें यहाँ देखने को मिला, हमें यहाँ पर रिटेंशन ऑप्शन देखने के लिए मिला है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी से क्या रिलेटेड है, तो क्वेश्चन रिपीटेड है, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ चिल्ड्रन लर्न, बच्चे कैसे सीखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू दिस एलिमेंट। अब इस एलिमेंट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। चिल्ड्रन लर्न इन क्लास ओनली, बच्चे सिर्फ क्लास में सीखते हैं, तो ये तो गलत है। चिल्ड्रन लर्न व्हेन दे आर कॉग्निटिवली रेडी, बिल्कुल ठीक है, जब बच्चे कॉग्निटिवली रेडी होंगे तभी वे सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल छोटे बच्चों को आप एटॉमिक थ्योरी नहीं पढ़ा सकते हो। चिल्ड्रन लर्न इन नंबर ऑफ वे, बच्चे विभिन्न प्रकार से सीखते हैं, बिल्कुल ठीक है। चिल्ड्रन लर्न एज दे आर नेचुरली मोटिवेटेड, बिल्कुल सही है, बच्चे सीखने के लिए नेचुरली ही मोटिवेटेड होते हैं। सो फर्स्ट ही राइट आंसर होगा, क्योंकि नोट पूछा गया था, नोट ट्रू पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 36, what is the term used to denote the organized bodies of information that affect how we store, interpret and process new information। देखिए जो हमारी इंफॉर्मेशन है हमारे माइंड में, उसकी जो ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज है इसे बोलते हैं स्कीमा। किसने बोला था, ये वर्ड दिया है स्किनर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 36 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, questions encouraging students to voice their individual opinion on issues and reflection while giving reasons for the same। promote, अब ये क्या promote करेगा, convergent thinking, recall of information, standardized assessment of learning, या फिर analytical and critical thinking। so right answer is option number 4 रहेगा, कि आप बच्चे को प्रॉब्लम का रीजन बता रहे हो, उसके बाद उनका ओपिनियन जान रहे हो, तो इससे बच्चों के अंदर एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाएगी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी क्या है, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई और प्रिपेयर ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशन ऑफ टू द प्रॉब्लम। देखिए क्रिएटिविटी के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उसमें ओरिजिनलिटी होना चाहिए, डाइवर्जेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, तो भी आपके क्रिएटिविटी के अंदर आते हैं। क्रिएटिविटी इज बेस्ट डिफाइंड एज IQ ऑफ एबव 200, ये बिल्कुल गलत है, IQ से क्रिएटिविटी का कुछ भी लेना देना नहीं है। अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंट दैट रेफर्स टू स्किल दैट डिपेंड ऑन एक्यूमुलेटेड नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। क्रिएटिविटी किसी भी तरह से इंटेलिजेंस का फॉर्म नहीं है। द फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस दैट डिपेंड हैवीली ऑन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल। क्रिएटिविटी का इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल से भी कोई लेना देना नहीं है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। व्हाट इज द टर्म दैट इज यूज्ड टू डिनोट द प्रोसेस ऑफ रिट्राइविंग अ स्पेसिफिक आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी। मेमोरी से कोई भी आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर रहे हो तो उससे आप क्या बोलते हो, रिकॉग्निशन मतलब तो ये होता है कि चीज़ों का पहचानना। रिट्राइवल क्यूज बिल्कुल नहीं होगा। रीस्ट्रक्चरिंग तो हो ही नहीं रहा है, ये हो रहा है रिकॉल, कि आपकी मेमोरी में चीज़ें भरी हुई हैं, बस आप उसे लेकर आ रहे हो, रिट्राइव कर रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं रिकॉल करना। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। 40 है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवेल्युएशन इज CCE, CBSE के द्वारा 2009 में दिया गया था। टीचर सेंटर्ड नहीं होता, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, असेसमेंट सेंटर्ड नहीं होता है, एंड परफॉर्मेंस सेंटर्ड भी नहीं होता है।
ये स्टूडेंट सेंटर्ड होता है जिसमें बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं या होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की जाती है। स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक दोनों ही प्रकार का डेवलपमेंट हो। स्कोलेस्टिक मीन्स जो शैक्षणिक सत्र हैं उससे जुड़ा हुआ, एंड को स्कोलेस्टिक मीन्स अदर जो एक्टिविटीज होते हैं खेल कूद वगैरह उससे। तो दोनों ही तरह का असेसमेंट बच्चे का हो सके। क्वेश्चन नंबर 41 है द मोस्ट अप्रोप्रिएट लॉजिकल प्रेडिकेट for the continuous and comprehension evaluation should be assessing more than one aspect of learning, maximizing the assessment opportunities, promote the holistic development, holistic nature of human personality, बिल्कुल ठीक, increasing the burden on teacher, ये तो होगा ही नहीं, maximize the assessment opportunities ये भी कोई खास नहीं है। फर्स्ट थोड़ा बहुत ठीक लग रहा था कि मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग को असेस किया जाए, और थर्ड में ये बोल रहा है कि उसके होलिस्टिक नेचर का असेसमेंट हो। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, कि हो सकता है कोई बच्चा गेम्स में अच्छा हो, कोई ड्राइंग अच्छा करता हो, कोई पेंटिंग अच्छा करता हो, कोई पोइट्री अच्छा लिखता हो। तो ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने एकेडमिक सेशन के अलावा और चीज़ों में अच्छे हैं, तो उनका भी असेसमेंट हो सके। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 अर्ली चाइल्डहुड इज पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, प्रारंभिक बचपन भाषा विकास के लिए किस प्रकार की अवधि है? नॉट सो सिग्निफिकेंट एंड अनइम्पोर्टेंट, सेंसिटिव या फिर नेचुरल। अगर हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो अर्ली चाइल्डहुड का जो पीरियड होता है वह बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है। ठीक है, इस पीरियड में बच्चा बहुत सारे वर्ड्स सीख रहा होता है। इसी टाइम पर बच्चा अच्छे वर्ड, बुरे वर्ड या फिर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीख सकता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। 43 है व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम ADHD, कोई बच्चा ADHD से सफ़र कर रहा है तो क्या होगा? मोटर प्रॉब्लम, स्पीच डेफिशिएट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या फिर इनअटेंशन। देखिए ADHD का मतलब होता है अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें बच्चा एक जगह ध्यान नहीं लगा पाता, तो उससे सफ़र करना होता है इनअटेंशन से। वे एक जगह ध्यान लगाकर नहीं पढ़ पाता है, अटेंशन नहीं रख पाता किसी भी चीज़ पर। क्वेश्चन नंबर 44 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लर्निंग इज करेक्ट? लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शन, बिल्कुल ठीक है। लर्निंग इज अ पैसिव रिसेप्टिव प्रोसेस, पैसिव नहीं है लर्निंग, पैसिव रिसेप्टिव प्रोसेस नहीं है, ये तो एक्टिव प्रोसेस होती है। लर्निंग डज नॉट डिपेंड ऑन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज पर लर्निंग डिपेंड करती है, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। लर्निंग इज इक्विवेलेंट टू एक्विजिशन ऑफ स्किल, सिर्फ स्किल को एक्वायर करना ही लर्निंग नहीं है, लर्निंग इसके आगे बहुत कुछ है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था। 45 है टीचर्स कैन इनकरेज चिल्ड्रंस टू थिंक क्रिएटिवली बी, शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, किस तरह से? आस्किंग देम रिकॉल बेस्ड क्वेश्चंस, रिकॉल बेस्ड क्वेश्चंस बच्चों से पूछकर, तो इससे तो नहीं होगा यार, मतलब सिर्फ मेमोरी से रिलेटेड हो गया ये तो। गिविंग देम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देकर भी काम नहीं चलेगा। आस्किंग देम टू थिंक ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्व अ प्रॉब्लम, ये ठीक है कि कोई प्रॉब्लम को सोल्व करने के विभिन्न तरीकों को पूछकर। आस्किंग देम टू मेमोराइज आंसर्स को मेमोराइज करने से भी काम नहीं चलेगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ बीइंग आउटगोइंग, कि बच्चा आउटगोइंग है तो कौन सी पर्सनालिटी होगी उसकी? जब बच्चा आउटगोइंग है यानी कि घुल मिलता है, सोशली है, फ्रेंड्स बनाना पसंद करता है, तो वह एक्स्ट्रावर्जन है। कौन से? ये पर्सनालिटी का एक्स्ट्रावर्जन क्वालिटी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है टू अनेबल स्टूडेंट्स टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड बिकम इफेक्टिव लर्नर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू, क्यों? ऑफर रिवार्ड फॉर ईच सक्सेस अचीव्ड बाय द स्टूडेंट, हर एक सक्सेस पर रिवॉर्ड देना ठीक नहीं रहेगा। टीच स्टूडेंट हाउ टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, ये हो सकता है। गिविंग इंफॉर्मेशन इन स्मॉल यूनिट और चंक्स, ठीक कह सकते हैं, छोटे छोटे इकाइयों या टुकड़े में दो। प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इज एन ऑर्गेनाइज मैनर टू मेक इट ईजियर टू रिकॉल, सिर्फ रिकॉल करने के लिए तो हम उसे नहीं दे सकते। अब यहाँ पर बोल रहे हैं थिंक इंडिपेंडेंटली, बच्चा इंडिपेंडेंटली सोच सके, इसके लिए हमें टीच स्टूडेंट हाउ टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, बच्चे अपने ही लर्निंग को कैसे मॉनिटर कर सकता है ये सिखाना, तभी तो बच्चा इंडिपेंडेंटली सोच सकेगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट लर्निंग, कौन कौन से फैक्टर हैं जो लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। मोटिवेशन ऑफ द लर्नर, बिल्कुल लर्निंग पर 100% इफेक्ट डालता है, अगर व्यक्ति मोटिवेटेड है तो वह सीखेगा। मेच्योर है, क्योंकि लर्निंग के लिए मेच्योरेशन भी जरूरी है। एक छोटा सा बच्चा है 2 साल का, उसे आप कार चलाना नहीं सिखा सकते क्योंकि उसके लेग्स इतने मेच्योर नहीं है। उसे आप फुटबॉल खिलाना नहीं सिखा सकते क्योंकि वो मेच्योर नहीं हुए। टीचिंग स्ट्रेटेजीज, बिल्कुल ठीक है, कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज की जा रही हैं उसे टीच करने के लिए, उसे सिखाने के लिए। फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ द लर्नर, बिल्कुल सही है कि बच्चे की फिजिकल हेल्थ किस तरह की है और उसकी इमोशनल हेल्थ किस तरह की है। अच्छा, यदि बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब्ड है तो वह नहीं सीख सकता, और यदि फिजिकली उसकी बॉडी में कुछ हो रहा है, कुछ पेन वगैरह हो रहा है, तब भी वह नहीं सीख सकता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज 16 PF। रेमंड केटल्स, रेमंड केटल्स की एक पर्सनालिटी थ्योरी है 60 PF, जिसे बोलते हैं 16 पर्सनालिटी फैक्टर। तो 16 पर्सनालिटी फैक्टर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 13 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इंप्लाइज द फॉलोइंग एस्पेक्ट। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसमें इन्होंने 8 प्रकार की इंटेलिजेंस बताई हुई है। डिसिप्लिन शुड बी प्रेजेंटेड इन अ नंबर ऑफ वेज, डिसिप्लिन की बात तो नहीं करी। लर्निंग कुड बी असेस्ड थ्रू अ वैरायटी ऑफ मीन्स, बिल्कुल ठीक। इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट रिलेटेड टू IQ, ये नहीं बताया इन्होंने। इंटेलिजेंस इज अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेस ऑपरेशंस यूज्ड बाय अ इंडिविजुअल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग के बारे में भी उन्होंने बिल्कुल बात नहीं की। उन्होंने बोला है कि लर्निंग को हम अलग विभिन्न तरीकों से असेस कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 8 प्रकार की इंटेलिजेंस बताई है। तो सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा। देखो यहाँ पर आ रहा है, अच्छा को छोड़कर था, ठीक 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 ठीक, एक मिनट रुक जाओ जरा। एक्सेप्ट था, एक्सेप्ट था, एक्सेप्ट था, रुको। एक्सेप्ट था, एक्सेप्ट था तो डिसिप्लिन शुड बी, ये तो सही हो ही जाएगा। नंबर ऑफ बेस वाला भी सी हो जाएगा और ये भी सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा फिर। इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट रिलेटेड टू IQ, जबकि इमोशनल इंटेलिजेंस IQ से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। एक्सेप्ट पढ़ना मैं भूल गया था, ऐसी गलती आप मत करना एग्जाम में, यहाँ तो करेक्ट कर दिया लेकिन एग्जाम में ये चीजें करेक्ट नहीं होती हैं, ठीक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 51, वन ऑफ द identical twin brother is adopted by a socio-economically rich family and other boy a poor family. After 1 year, which one of the following may be most likely observed from their IQ score? देखिए 2 आइडेंटिकल ट्विन थे, एक को तो सोशो इकोनॉमिकली रिच फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया और एक को पुअर फैमिली के बाद पहुंचा दिया। अब 1 साल के बाद IQ स्कोर में क्या अंतर पड़ेगा। देखिए जो IQ स्कोर में अंतर आता है वो एक डेकेड में आता है, मतलब लगभग 10-12 साल के बाद कुछ देखने के लिए मिल सकता है, सिर्फ 1 साल में कोई अंतर देखने के लिए नहीं मिल सकता। और हम कह सकते हैं कि सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है वो IQ को इतना प्रभावित नहीं करेगा। द बॉय विथ रिच एक सोशल इकोनॉमिक की फैमिली, सोशल इकोनॉमिक फैमिली विल स्कोर ग्रेटर देन द बॉय विथ पुअर फैमिली, ये गलत है। बोथ ऑफ देम विल स्कोर इक्वलिटी, एकदम इक्वल रहेंगे ये भी नहीं कह सकते। द बॉय विथ पुअर एंड पुअर फैमिली विल स्कोर ग्रेटर देन द बॉय विथ रिच सोशल इकोनॉमिक फैमिली, ये भी गलत है। सोशल इकोनॉमिक लेवल डज नॉट इफेक्ट द IQ स्कोर, ये सही है कि सोशल इकोनॉमिक लेवल क्या है इससे इफेक्ट नहीं पड़ता कि आपका IQ स्कोर क्या रहने वाला है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 52 है, द डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एमंग चिल्ड्रन द टीचर शुड गिव द स्टूडेंट अ लॉट ऑफ। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए टीचर क्या देगा, लेक्चर, असाइनमेंट, नोट या फिर इम्पोजिशन। तो इसके लिए टीचर असाइनमेंट्स दे सकता है बच्चों को बहुत सारे, ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग लगा सकें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन एंड स्टेज ऑफ चाइल्ड प्रोसेसिंग बॉडली कानेस्थेटिक इंटेलिजेंस। बच्चे की जो अगर बच्चे की बॉडी कानेस्थेटिक इंटेलिजेंस अच्छी है, हार्वर्ड गार्डनर की जो 8 प्रकार की इंटेलिजेंस है उसमें अगर बॉडीली कानेस्थेटिक इंटेलिजेंस बच्चे की ठीक है तो वह क्या बन सकता है, ऑरेटर,
पॉलिटिकल लीडर, सर्जन या फिर पोएट। तो वह बन सकता है सर्जन। सर्जन हो गया, पायलट हो गया, वो ये से व्यक्ति बन सकते हैं जिनके हाथ पैर पर नियंत्रण अच्छा है। ओरेटर, पॉलिटिकल लीडर और पोएट जिनकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अच्छी होती है वो बनते हैं या तो ओरेटर, पॉलिटिकल लीडर या फिर पोएट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 54 है रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टेस्ट। रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट किस टेस्ट का उदाहरण है? वर्बल आईक्यू का, कल्चर फ्री आईक्यू का, नॉन ग्रुप आईक्यू या पर्सनालिटी का? रेवेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट है कल्चर फ्री आईक्यू। कल्चर फ्री आईक्यू मतलब कि एक ऐसा आईक्यू टेस्ट जिसका अंतर ना हो अलग अलग कल्चर पर। जैसे अगर हम भारत में उसको टेस्ट करें, हम उसको अफ्रीकन कंट्रीज में टेस्ट करें या फिर अमेरिकन कंट्रीज में टेस्ट करें तो प्रॉब्लम ना हो। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। 55 है स्टर्नबर्ग्स कंपोनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस डिड नॉट इंक्लूड। स्टर्नबर्ग की जो इंटेलिजेंस है उसमें एनालिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल इंटेलिजेंस है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस है एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है। फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है यह है शायद केटल की है, फ्लूइड एंड क्रिस्टल इंटेलिजेंस। ठीक, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ये स्टर्नबर्ग की इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ नहीं है। स्टर्नबर्ग की जो इंटेलिजेंस है इसमें एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल इन्हीं के अदर नाम है। एनालिटिकल का है कंपोनेंशियल, क्रिएटिव का है एक्सपीरियंशियल और प्रैक्टिकल का है कॉन्टेक्चुअल। सो ये थोड़ा सा अदर मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज था। क्वेश्चन नंबर 56 है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर आईक्यू टेंड्स टू ब्लैंक देयर सेल्फ स्टीम एंड ब्लैंक देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। स्टूडेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिक ऑफ देयर आईक्यू। अगर बच्चों को आईक्यू के हिसाब से हम उन्हें ग्रुप्स में बांट देंगे तो ये उनके सेल्फ स्टीम को डिक्रीज करेगा और उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी डिक्रीज कर देगा। तो हमें कभी भी आईक्यू को लेकर बच्चों को नहीं बांटना है। बच्चों के अंदर भावना बढ़ जाती है कि यार मेरा आईक्यू कम है, मेरा आईक्यू ज़्यादा है, तो ये भावना बच्चों के अंदर नहीं आनी चाहिए कि इसका कम है आईक्यू, उसका आईक्यू ज़्यादा है, इस तरह की। 57 हाउ कैन अ टीचर प्रैक्टिस इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन द क्लासरूम। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का अभ्यास कैसे करा सकता है या कैसे बढ़ा सकते हैं? सेट क्लास पॉलिसीज एंड रूल टू कंट्रोल द क्लास डिसिप्लिन। क्लास डिसिप्लिन को कंट्रोल करने से किसी तरह का मोटिवेशन नहीं आएगा, एक तरह से इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो सकता है। सेट हाई गोल्स एंड मेक देम प्रैक्टिस टू अचीव हाई ग्रेड्स, ये भी नहीं होगा। अलाउ स्टूडेंट टू चूज देयर टास्क एंड वर्क बाय देमसेल्फ, बिल्कुल ठीक है, बच्चा अपना टास्क खुद चूज कर रहे हैं तो इससे होगा। अलाउ स्टूडेंट टू मेक चॉइस एंड होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर द कंसिक्वेंस ऑफ देयर चॉइस, ये भी और ज़्यादा सही है कि बच्चे खुद चूज तो कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट क्या रहेगा इसके लिए बच्चे खुद जिम्मेदार हैं। तो फोर्थ ज़्यादा सही है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर सी आ रहा है बट इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। मैं इसे करेक्ट कर दूंगा फिर क्वेश्चन नंबर 57 को पीपीटी में। क्वेश्चन नंबर 58 है अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द पर्सपेक्टिव ऑफ वाइगोस्की एंड पियाजे प्रिटेंड्स टू। वाइगोस्की एंड पियाजे के पर्सपेक्टिव में मेन डिफरेंस क्या है? देयर क्रिटिक ऑफ बिहेवियरिस्ट्स प्रिंसिपल, द रोल ऑफ प्रोवाइडिंग अ नर्चरिंग एनवायरनमेंट टू द चिल्ड्रन, their views about language and thoughts, their conception of children as active construct of knowledge। देखिए ब्याजे एंड वाइगोस्की में जो मेन डिफरेंस था वो था लैंग्वेज एंड थॉट्स को लेकर इनके व्यूज पे। वाइगोस्की बोलते हैं कि लैंग्वेज अलग डेवलप होती है, थॉट्स अलग डेवलप होते हैं, बाद में जाकर दोनों ही मर्ज हो जाते हैं। पियाजे बोलते हैं कि पहले बच्चे के अंदर थॉट्स आएगा और थॉट्स के माध्यम से फिर लैंग्वेज को विकसित करेगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। 59 है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच ऑफ चिल्ड्रन एज प्रपोज्ड बाय वाइगोस्की। जो प्राइवेट स्पीच है उसको वाइगोस्की ने किस तरह से बताया? इलस्ट्रेट दैट चिल्ड्रन यूज स्पीच टू गाइड देयर ओन एक्शन, ये बात बिल्कुल ठीक है। प्राइवेट स्पीच होती है इसलिए कि बच्चे अपने जो भी काम कर रहे हैं उसको गाइड करने के लिए खुद से बात कर रहे होते हैं। सो दैट चिल्ड्रन आर स्टूपिड एंड दैट नीड्स गाइडेंस ऑफ अडल्ट्स, गलत है। इलस्ट्रेट दैट चिल्ड्रन आर एगोसेंट्रिक, ये स्टेटमेंट बोला था पियाजे ने, स्पेलिंग गलत हो गई हो तो देख लेना। सो दैट चिल्ड्रन लव देमसेल्फ, ये गलत है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 60
थ्रू विच मेंटल एक्टिविटी इज अवेलेबल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म्ड टू कंक्लूजन। इंफॉर्मेशन से कंक्लूजन तक जाना है तो किस एक्टिविटी के थ्रू जाओगे? थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग या मोटिवेशन? तो हम जाएंगे रीजनिंग की तरफ, हम उसमें तर्क लगाएंगे और उसका कंक्लूजन निकाल देंगे। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 61, स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट टीचर नो देयर चिल्ड्रंस कैपेबिलिटीज बेटर देन एक्सटर्नल एग्जामिनर। बिल्कुल ठीक है। जो आपका एस बी है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, इसका मतलब यही है कि जो टीचर्स है उन्हें अपने बच्चों की क्वालिटीज़ के बारे में ज़्यादा पता होता है। स्टूडेंट्स शुड एट ऑल कॉस्ट गेट हाई ग्रेड्स, बच्चे के हर हाल में ज़्यादा ग्रेड आए इसके लिए लिया जाता है। एस बी है तो गलत है। स्कूल्स आर मोर एफिशिएंट देन एक्सटर्नल बॉडीज ऑफ एग्जामिनेशन, गलत। असेसमेंट शुड बी वेरी इकोनॉमिकल, ये तो ऐसे ही रख दिया। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 62, द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट शुड बी, असेसमेंट का मेन पर्पस क्या होना चाहिए? टू पॉइंट आउट द एरर्स ऑफ द लर्नर्स, लर्नर्स के एरर्स को पॉइंट आउट करना, ये पर्पस हो सकता है। टू मेजर्स द अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स, एक मिनट, एरर्स को पॉइंट आउट करना नहीं होता, एरर्स को ठीक करना होता है। अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स, लर्नर्स के अचीवमेंट को मेजर करना भी नहीं होता है, मेन रोल नहीं होता है, ये मेन पर्पस नहीं होता है। टू डिसाइड इफ स्टूडेंट शुड बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, ये भी नहीं। टू डायग्नोज एंड रेमेडी गैप इन लर्निंग, ये होता है मेन पर्पस असेसमेंट का, कि कहाँ कमी है उसको फुलफिल किया जाए। तो 62 क्वेश्चन हो चुके हैं। एक मिनट में थोड़ा पानी पी लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिनके आंसर छोटे होते हैं, यस नो या फिर कोई एक आंसर फिक्स होता है, वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ओपन एंडेड नहीं आएंगे, ट्रू फॉल्स आ जाएंगे, ऐसे टाइप से नहीं आएंगे। ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज, ये सारे होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सो सर थर्ड इज द राइट आंसर। 64, विच पार्ट ऑफ द मेमोरी इज द क्लॉथ्स यू वर योर वेडिंग डे स्टोर्ड? आपने वेडिंग वाले दिन कौन से क्लॉथ पहने थे, ये आपकी किस मेमोरी में स्टोर होगा? ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, डिक्लेरेटिव मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी या फिर पार्टिसिपेटिव मेमोरी? पार्टिसिपेटिव तो होगा नहीं। प्रोसीजरल मेमोरी में तो प्रोसेस वाली चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि आपकी जो टाइपिंग है, आप टाइपिंग अच्छे तरीके से कर लेते हो, ये प्रोसीजर मेमोरी है। आप बाइसाइकिल अच्छे तरीके से चला लेते हो, आप बाइक राइड कर लेते हो, आप कार ड्राइव कर लेते हो, तो ये सारी आपकी प्रोसीजरल मेमोरी है। डिक्लेरेटिव मेमोरी ऐसी होती है जिसके अंदर फैक्ट्स आते हैं, जैसे कि 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, या फिर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आती है, ये डिक्लेरेटिव मेमोरी के अंदर आता है। ये आएगा आपका ऑटोबायोग्राफिक मेमोरी के अंदर, कि आपको पता है कि आपने आपकी शादी वाले दिन किस तरह के कपड़े पहने हुए थे। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स लर्निंग द मोस्ट? लर्निंग में कौन सा एक मेन बाधक रहेगा? कंपटीशन, नॉइस, बोरेडम एंड फैटिग। अब ये रहने को तो ये सभी के सभी रहेंगे, लेकिन थर्ड सबसे ज्यादा है, इसके बाद आप तो पढ़ ही नहीं सकते। नॉइस खत्म हो जाएगा, पढ़ने लगोगे। कंपटीशन को आप अवॉइड कर सकते हो, फैटिक को भी आप थोड़ी देर रेस्ट लेके कर सकते हो, लेकिन बोर्डम अगर आपके अंदर है, उदासी है आपके अंदर, तो फिर आप नहीं सीख पाओगे। 66, इंडिविजुअल लर्नर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन, जो व्यक्ति शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बिल्कुल होंगे। रेट ऑफ डेवलपमेंट भी सबका अलग अलग होता है। सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट तो सबका सेम रहेगा। जनरल कैपेसिटी ऑफ द डेवलपमेंट सबके अंदर सेम रहेगी। प्रिंसिपल भी सभी के लिए सेम रहते हैं, बट जो रेट है, रेट ऑफ डेवलपमेंट इंडिविजुअल लर्नर्स टू वेरी करते हैं। हर एक व्यक्ति का डेवलपमेंट, रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग रहेगा। अगर हम बात करें, कोई बच्चा चलना सीखता है, तो कुछ बच्चे होते हैं जो 11 महीने में सीख लेते हैं चलना, कोई 12 महीने में, कोई 1.5 साल में, यानी कि 18 महीने में चलना सीख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, एवरी लर्नर इज यूनिक मीन्स दैट, हर एक लर्नर यूनिक है, इसका मतलब क्या होता है?
नो लर्नर्स आर अलाइक इन देयर एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड टैलेंट। बिल्कुल ठीक बात है, कोई भी दो बच्चे अपनी क्षमताओं एबिलिटीज में इक्वल नहीं होते। लर्नर्स डू नॉट हैव एनी कॉमन क्वालिटीज, यहाँ पे बोल दिया एनी कॉमन क्वालिटीज, ऐसे जरूरी नहीं कि उनमें कुछ भी कॉमन क्वालिटीज नहीं होगी। अ कॉमन करिकुलम फॉर ऑल लर्नर इज नॉट पॉसिबल, कुछ हद तक पॉसिबल है। इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप द पोटेंशियल ऑफ लर्नर्स इन अ हेट्रोजीनियस क्लास, ये भी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा कि लर्नर्स अपनी एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड टैलेंट में सेम नहीं रहते, क्वालिटीज हो सकती है कॉमन, उसकी दिक्कत नहीं है। 68 इंडिविजुअल अटेंशन इज इंपॉर्टेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि लर्नर्स ऑलवेज लर्न बेटर इन ग्रुप्स, हो सकता है। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रिस्क्राइब इट, इट ऑफर्स बेटर अपॉर्चुनिटी टू टीचर टू डिसिप्लिन ईच अदर, चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एंड लर्न डिफरेंटली, ये सबसे सही है। बाकी कुछ ठीक थे, कुछ ठीक नहीं थे, लेकिन बच्चे अलग अलग रेट में और अलग अलग तरीके से सीखते हैं, इसलिए इंडिविजुअल अटेंशन इंपॉर्टेंट है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 69 है, अ फीमेल स्टूडेंट ऑफ योर क्लास कंप्लेन्स ऑफ बीइंग टीच्ड बाय अ मेल क्लासमेट, यू विल, एक फीमेल स्टूडेंट है जिसको एक मेल क्लासमेट है जो उसे बार बार परेशान कर रहा है, तो आप क्या करोगे? आस्क हर पेरेंट टू टीच द कल्प्रिट अ लेसन, गलत। इग्नोर हर कंप्लेंट, इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करेंगे। फाइंड फॉल्ट इन फीमेल स्टूडेंट फॉर विच शी हैज बीन टीच्ड, ये भी गलत है। एश्योर गर्ल ऑफ cognizance of her complaint, condemn such behavior, warn him against such behavior in future and teach gender sensitivity, बिल्कुल सही बात है, आप ये सब काम करोगे भाई, उसको बच्चे को आश्वासन दोगे कि यार ऐसा कभी नहीं होगा, उसके कार्य की आप निंदा करोगे, उस लड़के को आप वार्निंग दोगे, तो ये सब काम करोगे आप। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 70 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक दैट डेवलप इन फीमेल ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के दौरान सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है? डेवलपमेंट एंड ओवरीज, ये प्राइमरी के अंदर आएगा। मेनार्की, ये भी प्राइमरी के अंदर आएगा। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो जब से स्टार्ट होता है उसे मेनार्की कहा जाता है। डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ईयर या डीपिंग ऑफ बॉयज, बॉडी ईयर आपका आ जाएगा सेकेंडरी में एंड डीपिंग वॉइस आपका प्राइमरी में जाएगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 71 है, द इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम आर, देखिए इंडिविजुअल डिफरेंस है क्लासरूम में किस तरह के, मतलब ये क्या है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है? डिसएडवांटेजेस तो बिल्कुल भी नहीं होते इसके। डिटर्मिनेंट एज दे लीड द स्टूडेंट, स्टूडेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, ये भी कॉन्फ्लिक्ट्स भी नहीं आता इससे। इन एक्सपीडियंट एज दे रिड्यूस द स्पीड ऑफ करिकुलम ट्रांजेक्शन टू द स्लोएस्ट स्टूडेंट, गलत है। ये एडवांटेजियस है, एज दे लीड टीचर्स टू एक्सप्लोर अ वाइडर पूल ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, बिल्कुल ठीक है कि विभिन्न प्रकार के कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को खोजने में टीचर को मौका मिलता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। 72 14-year-old Devika is attempt to develop a sense of herself as a separate self-governing individual. She is developing. देखिए देविका जो है ना, वे अपने आप को ऐसा डेवलप कर रही है कि वह हर काम खुद ही कर सकती है, अलग कर सकती है, किसी की उसको हेल्प नहीं लेना। तो वह अपने अंदर ऑटोनॉमी विकसित कर रही है, यानी स्वायत्ता विकसित कर रही है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े उसे। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। डिपेंडेंट मतलब खुद ना हो सकती है, खुद तैयार हो सकती है, अपना काम खुद कर सकती है। 73 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेरेंटिंग स्टाइल कैरेक्टराइज्ड बाय स्लो वार्मथ एंड हाई कंट्रोल। देखिए स्लो वार्मथ एंड हाई कंट्रोल वाली जो पेरेंटिंग स्टाइल होती है वह होती है ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेटिव में रूल्स बनाए जाते हैं, लेकिन उनको बच्चों के साथ डिस्कस किया जाता है, मीन्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए नहीं कहा जाता। परमिसिव में कोई रूल ही नहीं होते हैं, एंड ऑथोरिटेटिव में बहुत कड़े रूल बना दिए जाते हैं, हाई लेवल का कंट्रोल यहाँ पर होता है। 74 प्रेजेंटिंग डिसकनेक्टेड चंक्स ऑफ नॉलेज वुड, अगर आप डिसकनेक्टेड चंक्स प्रेजेंट करोगे
तो मेक इट डिफिकल्ट टू द लर्नर टू गेन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल ठीक है। देखो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को लेना कठिन बनाएगा अगर आप डिसकनेक्टेड चंक से प्रेजेंट करोगे। एक इन्फॉर्मेशन है, उसका आधा पार्ट इधर दे दिए, आधा उधर दे दिए, आधा इधर आधा उधर, तो प्रॉब्लम होगी। अगर आप चंक से दे रहे हैं तो एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। मेक रिकॉल ईजियर, रिकॉलिंग को ईजियर तो बनाएगा नहीं। हेल्प लर्नर्स ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन ऑन देयर ओन, ये भी नहीं होगा। मेक द टास्क ऑफ द टीचर डिफिकल्टीज एंड दैट ऑफ द लर्नर्स इजी, ये भी गलत है। तो फर्स्ट इज राइट आंसर रहेगा। 75, two students read the same passage at construct entirely different interpretations of its meaning। दो बच्चे सेम पैसेज को पढ़ते हैं लेकिन उसका मीनिंग अलग अलग बताते हैं। अब क्या सही है इसके बारे में? इट इज नॉट पॉसिबल एंड द स्टूडेंट नीड टू री रीड द पैसेज, ये गलत है कि बच्चों को पैसेज पढ़ने की दोबारा जरूरत है। इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज द टीचर हैज नॉट एक्सप्लेन द पैसेज, ये भी गलत। इट इज पॉसिबल बिकॉज डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल इन वेरियस वेज, ये बिल्कुल सही है कि भाई विभिन्न प्रकार के फैक्टर्स है जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं, इसलिए बच्चे एक ही पैसेज का मीनिंग अलग अलग बता सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज लर्निंग इज नॉट मीनिंग मेकिंग, ये भी गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, द फेमस फिजियोलिस्ट्स हु इंट्रोड्यूस्ड द concept of reinforcement and was the first to apply psychological principle to the area of learning। कौन है जिन reinforcement के बारे में बताया और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल से बताया इन्होंने लर्निंग के, ठीक है? एडवर्ड थॉर्नडाइक, वोल्फंग कोहलर, जीन पियाजे या फिर यान पोवलव। अब यहाँ पर रीइंफोर्समेंट देखकर हमें लगता है कि इसका आंसर होना चाहिए स्किनर, लेकिन स्किनर तो हमें ऑप्शन में दिखा ही नहीं, तो हमें एक और चीजें दे दी गई। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल टू द एरिया ऑफ लर्निंग, कुल मिलाकर ये बात कर रहे हैं कि लॉ ऑफ लर्निंग। लॉ ऑफ लर्निंग किसने दिए हैं? तो लॉ ऑफ लर्निंग दिए हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक के द्वारा। इन्होंने 3 लॉ ऑफ लर्निंग दिए हुए हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ रेडीनेस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 77, a 5-year-old girl talked to herself while trying to fold a t-shirt, which of the following statement is correct in the context of the behavior displayed by the girls। एक बच्ची क्या होती है, टी शर्ट को फोल्ड करते टाइम खुद से बात कर रही होती है। तो जीन पियाजे वुड एक्सप्लेन दिस आ सोशल इंटरेक्शन व्हाइल लेड वाइगोस्की वुड एक्सप्लेन इज एन एक्सप्लोरेशन, गलत है। पियाजे ने तो सोशल इंटरेक्शन के बारे में कुछ बोला नहीं ज़्यादा, थोड़ा बहुत बोला है। जीन पियाजे एंड लेम वाइगोस्की वुड एक्सप्लेन दिस एज द चाइल्ड्स अटेम्प्ट टू इमिटेट हर मदर, गलत है ये। अगर इमिटेट की बात होती तो फिर हम चले जाते इसमें वेंटुरा की तरफ कि बच्ची ने माँ को देखा और फिर खुद कर रही है। जीन पियाजे एंड लेम वाइगोस्की वुड एक्सप्लेन दिस एज ईगोसेंट्रिक नेचर ऑफ द चाइल्ड्स थॉट्स, दोनों ने ही ईगोसेंट्रिक नहीं बोला है। Jean Piaget would explain this as egocentric speech, while Lev Vygotsky would explain this as the child's attempt to regulate her actions through private speech। बिल्कुल ठीक है, पियाजे ने बोला egocentric speech और उसी को private speech बोल दिया लेव वाइगोस्की ने। So fourth is the right answer। Question number 78, all those activities undertaken by teachers and by their students in assessing themselves which provide information to be used as a feedback to modify the teaching and learning activities in which they are engaged refers to। देखिए कुछ एक्टिविटी है जो बच्चों को असेस करने के लिए ली जाती है और फिर फीडबैक के तौर पे यूज किया जाता है ताकि बच्चों के अंदर जो गैप है उसे फिल किया जाए, इसे बोलते हैं हम असेसमेंट, इसी को हम असेसमेंट बोलते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 79, द स्टेटमेंट वी हैव पीपल अमंगस्ट अस सम हु आर टॉल, some who are short, some who are fair, and some other who are dark. Some people are strong and some other are weak. It is based on the establishment principle of। ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? इंटेलिजेंस पर तो जुड़ा हुआ नहीं है, इंटेलिजेंस तो होगा नहीं। इंडिविजुअल डिसिमिलैरिटी एंड इंडिविजुअल एडवांसमेंट, ये है इंडिविजुअल डिसिमिलैरिटी कि हर व्यक्ति एक दूसरे से विभिन्न तरीके से अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 80 है, आ स्कूल गिव्स preference to girls while preferring boys for state level सोशियो सॉन्ग कंपटीशन। देखिए स्टेट लेवल सॉन्ग कंपटीशन है जिसमें टीचर जो है वो गर्ल्स को प्रेफरेंस देते हैं, तो ये क्या है?
ये ग्लोबल ट्रेंड ने गलत है, प्रैग्मेटिक अप्रोच नहीं है, प्रोग्रेसिव थिंकिंग नहीं है, ये जेंडर वाइज है कि वो देखते हैं क्या लड़कियां अच्छा गाती हैं इसलिए लड़कियों को वरीयता दी जाए। 81 है गुड टेक्स्ट बुक्स अवॉइड। गुड टेक्स्ट बुक्स क्या अवॉइड करेगी? जेंडर बायस को बिल्कुल अवॉइड करेगी। जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर सेंसिटिविटी तो होना चाहिए। जेंडर सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? जेंडर सेंसिटिविटी का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल बॉयज एंड गर्ल्स की अलग अलग रोज बनी होती है क्लास में, ये क्या है? ये जेंडर सेंसिटिविटी है। जेंडर इक्वालिटी भी होना चाहिए एंड जेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बुक में होना चाहिए, लेकिन जेंडर बायस नहीं होना चाहिए जिसमें किसी एक को ही वरीयता दी जा रही हो। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ मिसकंसेप्शन? मिसकंसेप्शन का फॉर्म कौन सा नहीं है? नॉन साइंटिफिक बिलीफ्स, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट आइडियाज, प्री कन्वेंस्ड नेशंस या वर्नाकुलर मिसकंसेप्शंस? वर्नाकुलर मिसकंसेप्शंस मिसकंसेप्शंस होते हैं। प्री कंसीव्ड नोटेशंस या सॉरी प्री कंसेप्शन नोशंस जो होते हैं ये भी आपके मिसकंसेप्शन के अंदर आते हैं। नॉन साइंटिफिक बिलीफ्स होते हैं जिनका कोई साइंटिफिक रीजन ही नहीं होता, इलॉजिकल होते हैं, ये भी आपके मिसकंसेप्शंस होते हैं। लेकिन कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट्स एंड जो आइडियाज होते हैं, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्टेड आइडियाज जो होते हैं ये मिसकंसेप्शन के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, ये तो एक तरह से इसके लिए रखे जाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को इंक्रीज करने के लिए कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट आइडियाज रखे जाते हैं। तो सेकंड राइट आंसर रहेगा, ये मिसकंसेप्शन के अंदर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 83, stuttering problems in student can be dealt by applying which of the following method? हकलाने की जो समस्या है उससे आप कैसे हटा सकते हो? इसके लिए प्रोलॉन्ग्ड स्पीच यूज किए जाते हैं। प्रोलॉन्ग्ड स्पीच एक मेथड है ताकि जो स्टैमरिंग वाली जो प्रोसेस है, जो लोग हकलाते हैं, सही से बोल नहीं पाते हैं लॉन्ग वर्ड्स को, उसके लिए प्रोलॉन्ग्ड स्पीच वर्ड्स यूज की जाती है, मेथड यूज की जाते हैं। एज अ टीचर what type of strategy you will follow in an inclusive classroom? as a teacher आप inclusive classroom में किस तरह की strategy को follow करोगे? only peer tutoring, only cooperative learning, only collaborative learning या all of the above? तो बिल्कुल ठीक है, all of the above राइट आंसर रहेगा। आप peer tutoring, cooperative learning and collaborative learning सभी को यूज करोगे। क्वेश्चन नंबर 85, thoughts not only determines language but also precede it was an idea put forward by? और सिर्फ लैंग्वेज को, ना केवल लैंग्वेज को डिटरमाइन करते हैं बल्कि इसको प्रोसीड भी करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। ये स्टेटमेंट बोला गया था पियाजे के द्वारा। 86, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज इज? लैंग्वेज की जो स्मॉलेस्ट मीनिंग यूनिट ऑफ मीनिंग है, मीनिंग की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है आपकी मॉर्फिम। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, मॉर्फिम तो नहीं होना चाहिए, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, हाँ मॉर्फिम ही होगा। फोनिम होता है साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड होता है फोनिम एंड मीनिंग की स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मॉर्फिम। 87, द सेंटेंस मैडम ड्राइव्स अ बाइसिकल, मैडम बाइसिकल चलाती हैं। अब मैडम बाइसिकल चलाती नहीं है क्योंकि बाइसिकल को राइड किया जाता है, बाइसिकल हो गया, बाइक हो गया, इनको राइड किया जाता है, और कार है, बस है, जीप है, इसको ड्राइव किया जाता है। तो करेक्ट सिंथेटिकली बट सिमेंटिकली इनकरेक्ट, बिल्कुल सही है। सिंटैक्टिकली तो सही है, यानी स्ट्रक्चर तो ठीक है लेकिन इसका मीनिंग गलत है। करेक्ट सिमेंटिकली, मीनिंग पहले ही गलत है। सिमेंटिकली एज वेल एज ये गलत है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 88, द साउंड, द मतलब था, फा, चा, आर, ये क्या है? ये साउंड्स हैं, इन्हें बोलते हैं फोनीम्स। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इज कॉल्ड फोनीम। क्वेश्चन नंबर 89, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज लीस्ट लाइकली टू बी अ करेक्ट मैच? चिल्ड्रन एंटर इन द वर्ल्ड विद अ सर्टेन नॉलेज अबाउट लैंग्वेज, बिल्कुल ठीक है, ये चॉम्स्की ने ही बोला है। लैंग्वेज एंड थॉट्स आर इनिशियली टू डिफरेंट एक्टिविटीज, ये वाइगोस्की ने बोला है। लैंग्वेज इज कंटिजेंट ऑन थॉट्स, भाषा विचारों पर डिपेंड करती है, ये पियाजे ने बोला है। लैंग्वेज इज स्टिमुलाई इन एनवायरमेंट, ये स्किनर ने नहीं बोला। स्किनर ने बोला है कि जो रीइंफोर्समेंट है, रीइंफोर्समेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट को
सुदृढ़ बनाता है। तो ये वीएफ स्किनर ने बोला है, ये स्टेटमेंट स्किनर का नहीं है, तो ये कम मैच है लेकिन कम मैच है। क्वेश्चन नंबर 90, अ पर्सन विथ कैपेबिलिटीज टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द मूड्स, temperaments, motivations and desires of others people have good intelligence। अदर पीपल्स के मूड्स वगैरह, टेम्परामेंट या मोटिवेशन को समझ पा रहा है, तो ये है इंटरपर्सनल। और अगर खुद के को समझ पाता, सेल्फ, खुद के मूड को, खुद के टेम्परामेंट्स को, तो हम उसे बोलते हैं कि वह है इंट्रापर्सनल। क्वेश्चन नंबर 91 है, इंडिया हैज अ लॉट ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन द कॉन्टेक्स्ट विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट about multilingualism classroom at primary level, specifically first and second। Students should be penalized for using their mother tongue or local language। देखिए, किसी तरह का हम पेनाल्टी नहीं लगा सकते अगर वे लोकल लैंग्वेज को या मदर टंग को यूज कर रहे हैं। द टीचर शुड एडमिट ओनली दोज स्टूडेंट हुज मदर टंग इज द सेम एज द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये भी गलत है। द टीचर शुड रिस्पेक्ट ऑल लैंग्वेज एंड इनकरेज स्टूडेंट टू कम्युनिकेट इन ऑल ऑफ द देम। ये ठीक है। द टीचर शुड इग्नोर चिल्ड्रन, टीचर बच्चे को इग्नोर नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 है, रिसर्च हैज पॉइंटेड आउट दैट सेवरल लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट इन द स्कूल, विच ऑफ दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एट अपर प्राइमरी लेवल। मैनी टीचर्स यूज ओनली लेक्चर मेथड टू टीच, ये ठीक है। Dalit children are made to sit separately during midday meals. Girls are not encouraged to make up maths and science. Teachers have low expectations of children from lower economic areas। ये कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन का नहीं है। Research has pointed out that several level of discrimination exist in the school, ठीक है। Which of these is not an discrimination at upper primary level। देखिए, बच्चों को अलग बिठाना डिस्क्रिमिनेशन है, गर्ल्स को इनकरेज नहीं करना डिस्क्रिमिनेशन है, लो एक्सेप्टेशंस होती है जो लोअर क्लासेस से बच्चे आते हैं, ये भी डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन ओनली लेक्चर मेथड का यूज कर रहा है, तो बच्चों के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा। ये तो उसको पढ़ाने की कमी है। 93, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, व्हाई डू चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्फ। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे खुद से क्यों बात करते हैं। चिल्ड्रन आर ईगोसेंट्रिक, बच्चे ईगोसेंट्रिक होते हैं, वाइगोस्की ने ऐसा नहीं बोला है। चिल्ड्रन आर स्पीच टू गाइड देयर एक्शन, बिल्कुल ठीक है। चिल्ड्रन यूज देयर स्पीच टू अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ अडल्ट, ये भी नहीं बोला है वाइगोस्की ने। चिल्ड्रन आर वेरी टॉकेटिव, ये भी नहीं बोला है। बच्चे अपने एक्शंस को गाइड करने के लिए खुद से बात कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट टाइप ऑफ लर्नर्स इज अ चाइल्ड हु लर्न बेस्ट बाय टेकिंग नोट्स ड्यूरिंग क्लास एंड रीडिंग देम अलाउड बिफोर अ टेस्ट। कौन से बच्चे हैं जो चीज़ों को, नोट्स को पढ़ते हैं क्लास से पहले। तो जो रीडिंग राइटिंग वाले लर्नर्स हैं वे ऐसा काम करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा, शायद रिपीटेड है। 95, द बेस्ट वे टू अवॉइड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन अ स्कूल में। स्कूल में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करना है तो क्या करोगे। सिलेक्शन ऑफ मोर बॉयज देन गर्ल्स फॉर अ म्यूजिक कॉम्पिटिशन, ये गलत है, इसमें तो डिस्क्रिमिनेशन हो ही गया। मेटाकॉग्निशन ऑफ देयर जेंडर बेस्ड बिहेवियर बाय टीचर, ये ठीक है कि बच्चे सॉरी जो टीचर है उस खुद को पता हो। मेटाकॉग्निशन मतलब उसे खुद के संज्ञान के बारे में, खुद के कॉग्निशन के बारे में पता हो कि वह किस तरह से जेंडर वाइज करता है। रिक्रूटमेंट्स ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, इक्वल नंबर ऑफ मेल फीमेल टीचर से नहीं हुआ कुछ भी। फॉर्मेशन ऑफ अ रूल टू सन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द स्कूल एंड इन्फोर्स इट स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करने से भी काम नहीं चलेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। 96 है, वॉचिंग हर ग्रैंड डॉटर आर्ग्यूइंग विथ हर फादर फॉर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप, द ग्रैंड मदर से why cannot you be obedient like a good girl, who will marry you if you behave like a boy। this statement reflects which of the following। gender constancy, gender stereotype about attribute of girls and boys, बिल्कुल ठीक। improper gender identification of the girls, या फिर difficulties faced by female in child rearing, तो ये सब गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। 97, स्कूल बेस्ड असेसमेंट,
dilute the accountability of board examination, higher achievement of the universal student, help all students learn more through diagnosing में student and teacher non serious and casual। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, हेल्प ऑल स्टूडेंट लर्न मोर थ्रू डायग्नोसिस। ये मेन रोल होता है SBA का, स्कूल बेस्ड असेसमेंट का। 98 ऑल ऑफ द प्रमोट असेसमेंट एज लर्निंग एक्सेप्ट, एक को छोड़कर बाकी असेसमेंट ऑफ लर्निंग को प्रमोट करते हैं, तो किसको छोड़कर? टेलिंग स्टूडेंट टू टेक इंटरनल फीडबैक, ये तो अच्छा है। जनरेटिंग अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट टू टेक चांस, ये भी ठीक है। टेल स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन द टॉपिक टॉट, ये भी ठीक है। टेस्टिंग स्टूडेंट एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल, बच्चों को बार बार टेस्ट करने से कम नहीं चलेगा, तो ये गलत है, बाकी सारे सही है। 99 व्हेन अ कुक टेस्ट अ फूड ड्यूरिंग कुकिंग इट मे बी अ काइंड ऑफ, एक कुक है कुकिंग के दौरान क्या करता है, फूड को टेस्ट करता है, तो खुद टेस्ट कर रहा है, इसलिए असेसमेंट इज लर्निंग का पार्ट है। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होती है वो आपकी समेटिव असेसमेंट का पार्ट होती है, असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होती है। असेसमेंट एज लर्निंग ये आपके पीयर असेसमेंट का या सेल्फ असेसमेंट का पार्ट होती है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, एजुकेशन इज द वाइडेस्ट वे टू द सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, दिस स्टेटमेंट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन हैज बीन मेड बाय, ये स्टेटमेंट किसने बोला है? मे बी रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला होगा। बिल्कुल ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर है कि सभी समस्याओं का हल क्या है? समस्या है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो ये हुए हमारे आज की क्लास के 100 क्वेश्चंस। 100 आउट ऑफ आपके कितने सही हुए ये आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंस्टा पर आप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको क्लासेस के फीडबैक या फिर जो PDF होते हैं क्लासेस के PDF एंड न्यू क्लासेस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।